नमस्कार। द डीप डाइव के आज के खास सत्र में आपका स्वागत है। ये सत्र विशेष रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2025 और ये इस दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का भाग एक है। हमारा मकसद है, जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी को समझना। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आज जिन विषयों पर हम बात करें उनमें से कुछ पर हमने पहले भी चर्चा की हो। जी हाँ, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है उम्मीदवारों के लिए। बिल्कुल। तो आज क्या क्या है हमारे एजेंडा में? हम बात करेंगे उरुग्वे की पश्चिमी घाट में मिली एक नई घोंगे की प्रजाति की। हाँ, वो दिलचस्प नाम वाली। हाँ, फिर भारत इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास, सुंदरबन की SIME पहल, DRDO का नया पैराशूट सिस्टम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। हाँ साइलेंट वैली, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, नीरी की भूमिका, मेडागास्कर के हालात और आकाश मिसाइल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आज के विषय, जैसा आपने कहा, भूगोल, पर्यावरण, रक्षा, साइंस एंड टेक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब यूपीएससी के लिए काफी अहम एरियाज कवर करते हैं। तो पहली खबर है उरुग्वे से। वहां हाल ही में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला एक कानून पास हुआ है। ये सामाजिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, पर भूगोल के लिहाज से उरुग्वे के बारे में क्या जानना जरूरी है? हाँ, सामाजिक पहलू के अलावा भूगोल भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा है और एक खास बात यह है कि ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, के पूरी तरह दक्षिण में स्थित एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश है। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने लायक है, पूरी तरह दक्षिण में। जी, और इसकी सीमाएं देखें तो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना है, हाँ। उत्तर और पूर्व में ब्राजील और दक्षिण पूर्व में है दक्षिण अटलांटिक महासागर। और वहाँ की जलवायु कैसी है? जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है, मतलब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। गर्मियां नम और सर्दियां हल्की होती हैं। और भूभाग की बात करें तो पंपास घास के मैदानों का असर दिखता है, जो पशुपालन के लिए मशहूर हैं। साथ ही मैदानी इलाके, कुछ निचले पठार और पहाड़ियां भी हैं। 2 प्रमुख रिज या कटक हैं, उत्तर में हायोडो रिज और दक्षिण पूर्व में ग्रैंडे रिज। नदियां कौन सी हैं प्रमुख? प्रमुख नदियां हैं रियो डी ला प्लाटा, पराना नदी और उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी तो अर्जेंटीना के साथ सीमा भी बनाती है। तट पर समुद्री धाराओं का भी असर है, एक गर्म ब्राजील धारा और दूसरी ठंडी मालविनास या फॉकलैंड धारा। ओके। और सबसे ऊंचा स्थान और राजधानी? सबसे ऊंचा स्थान है माउंट कैथेड्रल और राजधानी मॉन्टेविडियो है। ये बेसिक फैक्ट्स मैप बेस्ड सवालों के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है। उरुग्वे से अब चलते हैं भारत, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट। यहाँ घोंघे की एक नई प्रजाति मिली है, लैगोचिलस हायोमियाजाकी। नाम थोड़ा हटके है। हाँ, नाम वाकई खास है। ये खोज थाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने की है। ये असल में बालों वाले घोंघे, मतलब हेरी स्नेल की एक नई प्रजाति है। इसे तिलारी हेरी स्नेल भी कह रहे हैं। और ये मिली कहाँ है? ये कोल्हापुर जिले के तिलारी सदाबहार वन क्षेत्र में मिली है। और नाम का क्या कनेक्शन है, हायाओ मियाजाकी? ये तो जापानी फिल्म मेकर है ना? बिल्कुल, मशहूर जापानी एनिमेटर स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक। उनकी फिल्में प्रकृति और इंसानों के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। लगता है शोधकर्ता इसी बात से प्रेरित हुए। वाह, ये तो अनोखा सम्मान है। हाँ, और इसमें एक और वैज्ञानिक महत्व की बात है। इस खोज से लैगोचिलिस जीनस, मतलब इस तरह के घोंघों का समूह, पहली बार उत्तरी पश्चिमी घाट में रिकॉर्ड हुआ है। ओह, तो इसका मतलब इनका दायरा बढ़ गया। ज्योग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंता की बात भी है। इन घोंघों का जो रहने का इलाका है, हैबिटेट, वो बहुत छोटा है और जंगल की आग, पेड़ों की कटाई वगैरह से इनके खत्म होने का खतरा है। ये पश्चिमी घाट की जैव विविधता और उसके सामने जो चुनौतियां हैं, दोनों को दिखाता है। सही कहा। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास कर रही है। ये इसका 5वां संस्करण है। ये किन देशों के बीच है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। मतलब दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर ये अभ्यास करती हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बेहतर करना, साथ ही आपसी समझ बढ़ाना और बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सबसे अच्छे तरीकों को साझा करना।
ये अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए भारत और इंडोनेशिया दोनों की जो साझा प्रतिबद्धता है उसे भी दिखाता है। इस बार भारत की तरफ से कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? इस बार भारत की पूर्वी नौसेना कमान का स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती इसमें शामिल है। इस अभ्यास के 2 फेज होते हैं। पहला है हार्बर फेज, जब जहाज पोर्ट पर होते हैं। इसमें एक दूसरे के जहाज देखना, योग सत्र, खेल और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के बीच बातचीत वगैरह होती है। ओके। और दूसरा है समुद्री फेज। इसमें समुद्र में जाकर असली ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, एयर डिफेंस ड्रिल, हथियारों से फायरिंग और VBSS अभ्यास। VBSS ये क्या है? विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर। ये समुद्री डकैती या तस्करी रोकने जैसे अभियानों के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब किसी संदिग्ध जहाज पर जाकर उसकी तलाशी लेना। और ये भी याद रखना चाहिए कि इंडोनेशिया के साथ भारत के और भी अभ्यास होते हैं, जैसे आर्मी का गरुड़ शक्ति और समुद्री गश्ती अभ्यास इंडो कॉर्पेट। ठीक है, ये रक्षा सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब रक्षा से पर्यावरण की ओर। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में एक पहल है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि, जिसे शॉर्ट में साइम कह रहे हैं। इसे UN की एजेंसी FAO से वैश्विक मान्यता मिली है। ये साइम पहल क्या है? हाँ, साइम यानी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकती हूँ इनोवेटिव पहल है। ये मूल रूप से एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है। मतलब इसमें कई सारे लोग और संस्थाएं मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सुंदरबन के नाजुक मैंग्रोव इकोसिस्टम को बचाना। और ये कैसे कर रहे हैं? झींगा पालन यानी श्रिम्प फार्मिंग के तरीकों को बदलकर उसे टिकाऊ बनाकर। ये एक क्लाइमेट अडेप्टिव और कंजर्वेशन लिंक्ड लाइवलीहुड मॉडल है। मतलब ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल भी है और संरक्षण से भी जुड़ा है। इसमें होता यह है कि खारे पानी में झींगा पालन को मैंग्रोव बहाली के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, वो कैसे? किसान अपने झींगा तालाबों के किनारों पर मैंग्रोव के पौधे लगाते हैं। इससे मैंग्रोव कवर भी बढ़ता है, जो तटों की सुरक्षा करता है और झींगों के लिए भी एक बेहतर प्राकृतिक माहौल बनता है। मतलब दोहरा फायदा। ये तो बहुत अच्छा विचार है। कौन-कौन शामिल है इसमें? इसे लागू करने में ग्लोबल नेचर फंड, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी, न्यूज़, नटुरलैंड और बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बेड्स का सहयोग है। और FAO यानी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि एजेंसी से मान्यता मिलना ये दिखाता है कि ये मॉडल कितना सफल और दुनिया भर के लिए प्रासंगिक है। यहाँ मैंग्रोव के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो नमक वाले पानी में, खासकर तटीय इलाकों में जहाँ ज्वार भाटा आता है, वहाँ उगते हैं। हाँ, इनकी जड़ें अजीब सी दिखती हैं। हाँ, उनमें कई खास एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे नमक सहन करने के लिए खास जड़ें या पत्तियां, पानी में डूबी मिट्टी से सांस लेने के लिए खास जड़ें ऊपर निकली होती हैं, जिन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। अच्छा, वो सांस लेने के लिए होती हैं? अंकुरित हो जाता है। ये कार्बन सोखने में भी बहुत माहिर होते हैं और तटीय कटाव रोकते हैं। साइम जैसी पहल मैंग्रोव संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका दोनों के लिए जीत की स्थिति बनाती है। वाकई ये एक बेहतरीन मॉडल लगता है। चलिए अब फिर से रक्षा तकनीक की बात करते हैं। DRDO ने एक और कामयाबी हासिल की है। 32,000 फीट की ऊंचाई पर मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण। यह सिस्टम खास क्यों है? ये भारत के लिए रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। MCPS को DRDO ने पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और डेवलप किया है। इसमें DRDO की आगरा वाली लैब ADRDE और बेंगलुरु की लैब DBEL का मुख्य योगदान रहा है। और इसकी खासियत क्या है? 32,000 फीट तो काफी ऊंचाई है। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन क्षमता। अभी जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें ये अकेला ऐसा है जो 25,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर सैनिकों को उतार सकता है, और परीक्षण 32,000 फीट पर किया गया है। इसका फायदा क्या है इतनी ऊंचाई से कूदने का? सामरिक फायदा ये है कि जिस विमान से पैराट्रूपर कूद रहे हैं वो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से काफी ऊपर सुरक्षित रह सकता है।
इस पैराशूट सिस्टम में स्टीयरिंग की बेहतर क्षमता है, जिससे सैनिक हवा में दिशा बदल सकते हैं और ज्यादा सटीकता से अपनी लैंडिंग लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। उतरने की रफ्तार भी धीमी है, जिससे लैंडिंग सुरक्षित होती है। और ये भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली नाविक के साथ भी काम कर सकता है। अच्छा, नाविक कंपैटिबल भी है ये? जी हाँ, जो सटीक लोकेशन जानने में मदद करता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम हमारे पैराट्रूपर्स को ज्यादा ऊंचाई से, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सटीकता से ऑपरेशन करने की ताकत देता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक अहम उपलब्धि है। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता की बात हुई तो अब प्रकृति की आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण देखते हैं। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हाल ही में एक ओडोनेट सर्वेक्षण हुआ और उसमें ड्रैगन फ्लाई और डैम फ्लाई की 6 नई प्रजातियां मिली हैं। पहले तो ये बताएं कि ओडोनेट क्या है? ओडोनेट असल में कीटों का एक ग्रुप या ऑर्डर है, जिसमें ड्रैगन फ्लाई और डैम फ्लाई आते हैं। आपने देखे होंगे तालाबों वगैरह के आसपास उड़ते हुए। हाँ, देखें। ये ताजे पानी के स्रोतों के पास पाए जाते हैं और इकोसिस्टम कितना स्वस्थ है, इसके अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं। मतलब अगर ये अच्छी संख्या और विविधता में है, तो पानी और आसपास का माहौल ठीक है। इनकी नई प्रजातियों का मिलना ये दिखाता है कि साइलेंट वैली की बायोडाइवर्सिटी कितनी समृद्ध है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इतना खास क्यों है? साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिमी कोने में। ये भारत के उन कुछ बचे हुए प्राचीन आर्द्र सदाबहार वनों में से है जो अभी भी काफी हद तक अनछुए हैं। इसे प्रिस्टीन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया भी है, जिसे यूनेस्को ने 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और इसका नाम साइलेंट क्यों पड़ा? कहा जाता है कि यहाँ सिकाडाज नाम के जो कीट होते हैं, जो जंगलों में तेज भिनभिनाने वाली आवाज करते हैं, वो नहीं पाए जाते। इसलिए यहाँ एक खास तरह की शांति रहती है। दिलचस्प बात है। और वहाँ कौन से प्रमुख जीव जंतु पाए जाते हैं? मकाक के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण घरों में से एक है। ये पश्चिमी घाट का एंडेमिक मतलब स्थानिक जीव है। इसके अलावा नीलगिरी लंगूर, मालाबार विशाल गिलहरी, हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर यानी इंडियन बाइसन और पक्षियों की भी 200 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ रहती हैं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सही है। पर्यावरण की बात चल रही है तो ऊर्जा संरक्षण पर आते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पुरस्कार क्या है? NECA यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, ये एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन के फील्ड में बेहतरीन काम और इनोवेशन को पहचानने के लिए भारत का एक प्रतिष्ठित नेशनल प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत BEE ने 1991 में की थी। तो ये किनको दिए जाते हैं? ये उन इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, संस्थानों वगैरह को दिए जाते हैं जिन्होंने ऊर्जा की खपत कम करने और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत अच्छा अनुकरणीय काम किया हो। और इस बार 2025 के लिए कुछ नया है? हाँ, कई श्रेणियां तो पहले जैसी हैं, जैसे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग वगैरह, लेकिन इस बार एक नई और दिलचस्प कैटेगरी जोड़ी गई है, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की। अच्छा, सोशल मीडिया वाले। जी हाँ, इसका मकसद ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाने में आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट का जो बड़ा रोल है, उसे पहचाना जाए। BE चाहता है कि कंटेंट क्रिएटर्स भी बदलाव लाने में मदद करें, लोगों को एनर्जी बचाने वाली आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करें। ये अच्छी सोच है। और BE के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जरूर। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब इसे कानून के तहत बनाया गया है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत। ये 1 मार्च 2002 को बना था और विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्य काम है भारतीय अर्थव्यवस्था की एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना। एनर्जी इंटेंसिटी मतलब प्रति यूनिट GDP कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। इसे कम करने के लिए BE नीतियां और कार्यक्रम बनाता और लागू करता है, जैसे स्टार रेटिंग प्रोग्राम वगैरह। देखिए, अब ऊर्जा और पर्यावरण का एक और कनेक्शन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली NCR में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति दी, वो भी जो नीरी द्वारा अप्रूव्ड हों। ये नीरी क्या है? नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ये भारत सरकार का एक प्रमुख शोध संस्थान है, जिसे सरकार ने ही बनाया है
और वही इसे फंड करती है। और इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े मामलों पर रिसर्च और डेवलपमेंट करना, जैसे पानी, हवा, जमीन का प्रदूषण कंट्रोल करना, खतरनाक कचरे का मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीकों पर शोध करना। इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में हुई थी, तब इसका नाम CPHRI था। 1974 में नाम बदलकर नीरी हुआ। ये CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक लैब है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आती है। और इसका मुख्यालय नागपुर में है? जी, मुख्यालय नागपुर में है और इसकी 5 रीजनल लैब्स चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हैं। ग्रीन क्रैकर्स के मामले में नीरी ने ऐसे पटाखे विकसित किए हैं जिनसे प्रदूषण कम होता है और हानिकारक केमिकल नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं मानकों को माना है। ठीक है, समझ गया। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। मेडागास्कर खबरों में है, वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सेना की एक टुकड़ी ने सत्ता पर कब्जे का दावा किया है। उसी समय संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग पर वोट कर रही थी। मेडागास्कर की लोकेशन और थोड़ी राजनीतिक जानकारी देंगे? हाँ, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से करीब 400 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा द्वीप देश है। इसे मोजाम्बिक चैनल अफ्रीकी तट से अलग करता है, खासकर मोजाम्बिक देश से। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है ना? जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा द्वीप और इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश। इसके आसपास पूर्व में मॉरिशस और रियूनियन है जो फ्रांस का इलाका है। उत्तर पश्चिम में मायोटे, फ्रांस और कोमोरोस हैं। और इसका उच्चतम बिंदु? द्वीप के उत्तरी भाग में जाराटनाना मैसिव है। वहां मारोमुकुट्रो नाम का स्थान देश का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये फ्रांस का उपनिवेश था। 1960 में आज़ाद हुआ। यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब राष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी। राजधानी एंटेनानारिवो है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कॉफी, वनीला, गन्ना प्रमुख उत्पाद हैं। और मेडागास्कर की सबसे खास बात शायद इसकी बायोडाइवर्सिटी है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पाए जाने वाले लगभग 90% पेड़ पौधे और जानवर दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। वो एंडेमिक हैं। 90%? वो क्यों? क्योंकि ये द्वीप लाखों साल पहले महाद्वीपों से अलग हो गया था और यहाँ जीवन अलग थलग रहकर विकसित हुआ। लीमर इसके सबसे जाने माने उदाहरण है। मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय है। हाँ, ये तो है। चलिए आज की आखिरी खबर पर आते हैं। ये फिर से रक्षा क्षेत्र से है और भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात से जुड़ी हैं। भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल प्रणाली देने की पेशकश की है। आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है? आकाश एक स्वदेशी, मतलब भारत में ही विकसित छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या सैम। इसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है और इसका प्रोडक्शन भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL हैदराबाद करती है। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है हवाई खतरों से अपने महत्वपूर्ण ठिकानों और इलाकों की रक्षा करना। ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, इन सबको निशाना बना सकती है। ये भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों में ही सेवा में है। इस पूरे सिस्टम में क्या क्या होता है? पूरे सिस्टम में कई चीजें होती हैं। लॉन्चर होता है, मिसाइलें होती हैं, एक कंट्रोल सेंटर होता है, मिशन गाइडेंस सिस्टम होता है, एक मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडार होता है जिसे राजेंद्र रडार कहते हैं। हाँ, राजेंद्र रडार। जी, और कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस C4I सेंटर भी होता है। इसकी एक बड़ी खासियत ये है कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकती है। और इसकी रेंज और स्पीड क्या है? इसकी रफ्तार मैक 2.5 से 3.5 तक है, मतलब आवाज की गति से 2.5 से 3.5 गुना तेज। रेंज है करीब 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक और ये 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ रहे खतरों को मार सकती है। ये पूरी तरह से मोबाइल सिस्टम है, मतलब इसे ट्रकों पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM भी है, मतलब ये दुश्मन की जैमिंग से खुद को बचा सकती है। तो ब्राजील को इसकी पेशकश भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक अहम कदम है। निश्चित रूप से ये मेक इन इंडिया और भारत की बढ़ती रक्षा निर्यात क्षमता को दिखाता है। तो ये थी 17 अक्टूबर 2025 भाग 1 की कुछ अहम सुर्खियां। हमने भूगोल, पर्यावरण, रक्षा, तकनीक, कई अलग अलग क्षेत्रों को छुआ।
हाँ, और आज की चर्चा से एक बात जो मुझे लगता है उभर कर आती है वो ये कि कैसे पर्यावरण संरक्षण, जैसे हमने सीमे पहल या साइलेंट वैली की बात की, और स्वदेशी तकनीकी विकास जैसे MCPS या आकाश मिसाइल, ये दोनों चीजें किसी भी देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं। सही कहा। शायद आगे सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन कैसे बनाया जाए और इनकी आपसी निर्भरता का फायदा कैसे उठाया जाए, सिर्फ बातों से आगे बढ़कर ठोस नीतियों के जरिए। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण विचार है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई और आप आगे भी करंट अफेयर्स का ऐसा ही विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया इस सत्र को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।